आपदा का सामना, इस विशेष श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आपदाएं, विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं से बचाव जरूरी है। वक्त रहते सही जानकारी मिलने से जानमाल के नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हम मौसम की तीव्रता से भी जूझ रहे हैं और अब जबकि ठंड बढ़ रही है, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे शीतलहर की। जानेंगे कि शीतलहर की गंभीरता से कैसे निपटें, कैसे शीतलहर से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो आइए कुछ अहम बिंदुओं को सामने रखते हुए आपके सामने तस्वीर रखते हैं कि देश में शीतलहर कैसी होती है। अगर हम विभिन्न राज्यों की बात करें तो भारत में जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य होते हैं वो है पहाड़ी राज्य, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये जो पहाड़ी राज्य हैं यहाँ पर अभी भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इसके आगे बढ़ें तो इनसे जुड़े हुए जितने मैदानी इलाके हैं, चाहे हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, या फिर उससे आगे बढ़कर राजस्थान की बात करें, या फिर अन्य राज्य जिनके साथ हैं जुड़े हुए, चाहे हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, ये तो तमाम राज्य हैं। इन राज्यों में सर्दी सबसे ज्यादा होती है, यानी न्यूनतम तापमान सबसे ज्यादा कम नजर आता है इन्हीं राज्यों में, और इस वजह से इन राज्यों पर खास जिम्मेदारी रहती है कि शीतलहर से कैसे निपटे, इसको लेकर प्रशासन ज्यादा सक्रिय हो सके। लेकिन जो प्रमुख कारण आते हैं उन पे अगर हम नजर डालें तो हम पाते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से जो ठंडी हवाएं आती हैं उससे ठंड बढ़ती है और शीतलहर आती है। न्यूनतम तापमान जब बहुत कम हो जाता है तब भी इससे समस्या आती है और सर्दी ज्यादा हो जाती है, यानी दिन के वक्त भी आपको ज्यादा ठंड महसूस होती है, और जब अधिकतम तापमान भी कम हो जाता है, गिर जाता है, तो भी आपको सर्दी ज्यादा महसूस होती है और कहा जाता है शीतलहर आ गई है। ठंड में अगर बारिश हो जाए तो समस्या बढ़ जाती है, शीतलहर का एहसास बढ़ जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को सूखा जरूर रखें। जलवायु परिवर्तन की वजह से भी हम जानते हैं कि किस तरीके से जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ गया है। लेकिन आगे कार्यक्रम में करेंगे चर्चा और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से शीतलहर से निपटा जा सकता है। आइए परिचय करवा देते हैं हमारे मेहमानों के साथ। तो शीतलहर का कैसे करें मुकाबला, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एम मोहपात्रा, जो महानिदेशक हैं मौसम विभाग के। स्वागत डॉक्टर मोहपात्रा आपका। हमारे साथ कमल किशोर जी भी जुड़ गए हैं, जो सदस्य सचिव हैं एनडीएमए के। आपका भी स्वागत करते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सूर्य प्रकाश भी जुड़ गए हैं, जो प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट में। सर, आपका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर मोहपात्रा, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि हम जब शीतलहर कहते हैं तो अमूमन माना जाता है कि भाई तापमान बहुत कम हो गया तो शीतलहर आ गई, लेकिन क्या परिभाषा है शीतलहर की? किसे हम कहते हैं शीतलहर है? शीतलहर यूजुअली जो तापमान होता है इसके आधारित होता है, और भारतवर्ष में हम जो क्राइटेरिया एडॉप्ट किए हैं शीतलहर डिक्लेयर करने के लिए वो ऐसा है कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए प्लेन्स ऑफ द कंट्री, और जो एक्चुअल टेम्परेचर है नॉर्मल से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा गिरा होना चाहिए, मतलब नीचे होना चाहिए, डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल। सो इसको देखते हुए यूजुअली जो शीतलहर हम भारतवर्ष में देखते हैं वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी मास में देखने को मिलता है, और जनवरी मास महीना में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट और ज्यादा इंटेंस शीतलहर देखने को होता है। और ये शीतलहर यूजुअली नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री, स्पेशली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और ये इलाके में ज्यादातर देखने को मिलता है। और सबसे इंटेंस हीट वेव जिसकी वजह से डेथ होता है ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान कुछ हिस्से में ऐसे देखने को मिला है। अगर फ्रीक्वेंसी वाइज देखें कि ऑन द एवरेज एक साल में 10 to 15 डेज कोल्ड वेव या शीतलहर देखने को मिलता है। इसके अंदर 5 to 7 डेज सीवियर कोल्ड वेव या तीव्र शीतलहर देखने को मिल सकता है। ऐसे में कमल किशोर जी, जब हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करते हैं तो इतनी तरह की आपदा से आप सब लोग जूझते हैं, शीतलहर की जो आपदा है इससे कैसे निपटते हैं एनडीएमए? देखिए, जैसे कि डॉक्टर महापात्रा जी ने बताया कि देश के उत्तर भागों में और उत्तर पश्चिम में कई राज्य हैं जहां शीतलहर की संभावना सर्दियों के मौसम में रहती है,
और हम देख रहे हैं भारत में भी और दुनिया के अलग अलग इलाकों में भी कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बहुत सी जगह ग्रीष्म लहर और शीत लहर दोनों की जो बारंबारता है वो बढ़ रही है। तो इसको एनडीए में बहुत सीरियसली ले रहा है और 2021 में पिछले ही साल हमने एक नेशनल गाइडलाइन मार्ग निर्देश जारी किए हैं सभी राज्यों के लिए और सभी जिलों के लिए जहां पर शीतलहर की समस्या है, जहां पे इसकी संभावना रहती है। और इसके 3 आयाम हैं। पहला आयाम यह है कि जो शीतलहर के लिए जो प्रशासन की तैयारी होनी चाहिए वो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग या आपदा प्रबंधन विभाग तक सीमित न रहे। इसमें और जो लोग हैं जैसे मवेशी पालन विभाग, कृषि विभाग, शहरी विकास विभाग, सबकी अपनी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारियां हमने रेखांकित की हैं मार्गदर्शिका में। और दूसरी चीज ये है कि ये शीतलहर के मौसम के पहले ही हर एक जिले को, हर एक राज्य को अपना एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए। उस एक्शन प्लान का क्या रूपरेखा होगी, उसके क्या अलग अलग आयाम होंगे, ये हमने मार्गदर्शिका में दिखाए हैं। सो ये हुई दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये है कि हमें जन साधारण को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसमें जन जन की भागीदारी चाहिए। प्रशासन चाहे कितना भी प्रभावी काम कर ले, अगर सब में ये जागरूकता नहीं होगी कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो हम शीतलहर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो जो मार्गदर्शिका है वो उसमें सभी विभाग शामिल हों, इसमें एक्शन प्लान बनाए जाएं और हम सबको साथ लेके चलें। हमारी पब्लिक अवेयरनेस ऐसी हो, आज का जो प्रोग्राम रखा है आपने वो भी इसी सिलसिले में है, वो ऐसी हो कि सब में जागरूकता हो कि शीतलहर के समय में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी बिल्कुल। ऐसे में प्रोफेसर साहब, डॉक्टर सूर्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आप लोग क्षमता विकास या ट्रेनिंग इस तरीके के कार्यक्रम भी बढ़ाते हैं ताकि चाहे हम प्रशासन की बात करें, आम जन की बात करें, शीतलहर का मुकाबला हम कर सकें? आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारा जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून है 2005 का, उसने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को ये जिम्मेदारी दी है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर और जिला स्तरों पर ये जन चेतना लाएं और क्षमता वर्धन करें कि विभिन्न आपदाओं में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए कैसे योजनाएं बनाएं, कैसी मार्गदर्शिकाएं हों, क्या प्रोसीजर्स हों। तो ये सब जानकारियां जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान सभी स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करता है। शीतलहर से निपटने के क्या है व्यवहारिक पहलू, कार्यक्रम में आगे करेंगे इस पर भी बात, लेकिन उससे पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहे आपदा का सामना। समझ गए साहब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी, आपके हित में तत्पर एनडीए में। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है। वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीए में। समझ गए साहब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी, आपके हित में तत्पर एनडीए में। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है। वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीए में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं
शीतलहर से मुकाबले की। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महापात्रा, जब निगरानी की जाती है शीतलहर की, टेम्परेचर्स मॉनिटर किए जाते हैं मौसम विभाग के द्वारा, तो जाहिर है कि उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होता होगा जिसको सबसे साझा किया जाता होगा। ऐसे कौन से पूर्वानुमान है, ऐसा कौन से महत्वपूर्ण डेटा होता है जिसे IMD सबके साथ शेयर करता है ताकि शीतलहर से हम मुकाबला कर सके? भारत मौसम विज्ञान विभाग में एक सीमलेस वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नवंबर एंड में और दिसंबर बिगनिंग में जो हमारा शीतलहर का सीजन है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसका एक सीजनल फोरकास्ट जारी किया जाता है। इसमें पूरी देश में विभिन्न हिस्सा में कहाँ कितना टेम्परेचर रहने वाले है और कहाँ शीतलहर होने का प्रोबेबिलिटी है, इसका सूचना दिया जाता है। इसको फॉलो करते हुए हर महीने के लिए ऐसे एक मंथली फोरकास्ट दिया जाता है कि कहाँ टेम्परेचर, यानी डे का टेम्परेचर और नाइट का टेम्परेचर कैसे हो सकता है और इसके हिसाब से कौन से एरिया में शीतलहर होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी और संभावना है। इसको फॉलो करते हुए हर हफ्ते, हर थर्सडे को एक एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट, यानी अगले 15 दिन का एक फोरकास्ट जारी होता है वीक 1 और वीक 2 के लिए। इसमें भी हम दिखाते हैं कि कौन सा एरिया में और कौन सा मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन में शीतलहर होने का संभावना है, टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा होने वाला है कि नॉर्मल से बिलो होने वाला है। फिर इसको फॉलो करते हुए हर दिन हम एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज फोरकास्ट, यानी 7 दिन का फोरकास्ट इशू करते हैं और ये फोरकास्ट दिन में 4 बार अपडेट होता है। इसमें स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज और सिटी वाइज इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि कितना टेम्परेचर होने वाला है, वो टेम्परेचर नॉर्मल से कितना आगे रहेगा कि पीछे रहेगा, और इसके प्रभाव में शीतलहर होगा कि नहीं होगा। और ये सभी के साथ, ये सभी इंफॉर्मेशन के साथ जो लार्ज स्केल वेदर सिस्टम होता है जिसकी वजह से शीतलहर होता है कि प्रभावित होता है, इसका भी पूर्वानुमान और सूचना दिया जाता है। मैं आपको बोल के रखूं, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक वेदर सिस्टम है जो कास्पियन सी, रेड सी एरिया में डेवलप होता है, मेडिटेरियन सी एरिया में, वो वेस्ट से ईस्ट मूव करते हुए अफगानिस्तान, ईरान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ आता है। वो आने से पहले टेम्परेचर राइज होता है, मगर जाने के बाद इमीडिएटली लार्ज फॉल होता है टेम्परेचर में, जिसकी वजह से कोल्ड वेव डेवलप होता है। तो आजकल हम इसका निरूपण अच्छा से कर सकते हैं, इसलिए लॉन्ग रेंज पे यानी 7 डेज से पहले की 5 डेज पहले हम बता देते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं कि इस बाद कोल्ड वेव होगा कि नहीं होगा। और सिर्फ कोल्ड वेव नहीं, कोल्ड वेव के साथ साथ क्या होता है, जाने के बाद मॉइस्चर होते हुए क्लाउडीनेस आ जाता है, वो दिन में भी आपका सनशाइन नहीं आ पाता है, सो दिन का तापमात्रा भी कम हो जाता है, इसको हम कोल्ड डे बोलते हैं। सो ऐसे कोई समय होता है जब भी आपका कोल्ड वेव नाइट का होता है और कोल्ड डे भी होता है, तब ज्यादा डिजास्टर्स या ज्यादा डेंजरस हो जाता है। और आपका पूर्वानुमान बहुत कुछ इस पर निर्धारित करता है कि प्रशासन कैसे कदम उठाता है, आम जन के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। तो ऐसे में कमल किशोर जी, क्या कुछ ऐसे कदम वास्तव में उठाए जाते हैं, वक्त रहते उठाए जाते हैं कि आम जन शीतलहर से अपना बचाव कर सके? हर एक विभाग का अपना अपना जो काम है वो निश्चित है और इसको हम सिर्फ आपदा प्रबंधन या स्वास्थ्य विभाग पे नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन सबकी जिम्मेदारी है। जैसे जो शहरी विकास विभाग है, उसको ये देखना है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास शायद घर नहीं है या कमजोर घर हैं, उनके लिए शेल्टर्स की सुविधा हो। परिवहन विभाग, ये जो वार्निंग इशू की जाती है, ये ड्राइवर्स तक पहुंचे, ये रेल डिपार्टमेंट तक पहुंचे, क्योंकि इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसका बचाव किया जाए। इसके लिए उनको कैसे अपने ऑपरेशन चलाने हैं कि ऐसे नुकसान का खतरा कम से कम रहे। इसी तरह कृषि मंत्रालय, जो सारे हमारे किसान भाई हैं, उन तक ये बात पहुंचाना कि उनको अपना कैसे बचाव करना है, अपने मवेशियों को कैसे बचाना है। इसी तरह जो पावर डिपार्टमेंट है, जैसे कि डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि बिजली की डिमांड बढ़ जाती है, तो उस डिमांड को ग्रिड में कैसे मैनेज करना है। तो सभी विभागों को साथ मिलकर के अपना अपना काम करना है कि उनकी शीतलहर से मुकाबला करने में क्या भूमिका है और क्या क्या करना है। और ये सब एक जिले के स्तर पे एक्शन प्लान में समाहित होना चाहिए। और जैसे ही IMD की तरफ से एक फोरकास्ट आए, वार्निंग आए कि अगले 5 दिन या अगले 10 दिन शीतलहर वाले दिन है, तो ये एक्शन प्लान को जारी कर दिया जाए, इसको रोल आउट कर दिया जाए। जी डॉक्टर सूर्यप्रकाश, जाहिर है कि साल दर साल, क्योंकि ये समस्या तो हर साल ही होती है, शीतलहर हर साल आती है, ऐसे में
कुछ एक ऐसी प्रैक्टिसेस भी होंगी जिनका लगातार जिनका पालन किया जाता रहा है। तो ये जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं या बुरी प्रैक्टिसेस हैं, अनुभव क्या कहता है, किस आधार पर हम इन्हें अपना पा रहे हैं और गलत हैबिट्स को या बैड प्रैक्टिसेस को हम छोड़ पा रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में अंगीठी, हीटर या इस तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। पहले से लकड़ी या कोयला इकट्ठा करके रख लेते हैं, और इसके अलावा गर्म कपड़े। अब इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, जो भी आपने बोला कि बुजुर्ग और बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो उनको हम कैसे बचा के रखें, क्योंकि उनके कुछ विशेष हमारे शरीर के अंग जो ज्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे हमारा पैर का तलवा है, हाथ है, हथेली है, सिर है, तो इनको हम ढक के रखें और कम से कम एक्सपोजर करें, तो उससे हम इस आपदा से निपट सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक सामुदायिक ज्ञान प्रणाली है, जिसमें हम लोग कुछ गर्म तासीर की जो वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनको लेते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, हमारे यहाँ राजस्थान में जो है बाजरे का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब में जो है मक्की की रोटी और सरसों का साग लिया जाता है, और ग्रीन वेजिटेबल्स में पालक, मेथी, इनका बहुत इस्तेमाल होता है जी। तो कई ऐसी वस्तुएं हैं जो आदमी के जो बॉडी टेम्परेचर है, हमारे ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल से गवर्न होती हैं। पर्टिकुलरली ये जाने जाती हैं उन लोगों की जो सड़कों पर रहते हैं, जिनके पास कोई परमानेंट शेल्टर नहीं होता, तो रात को उनके पास ना कपड़े होते हैं, ना मकान और घर होते हैं, तो उनका इनमें जो है कैजुअलिटी की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसे में तो जैसे सरकार ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं कि रात को जो है आश्रय दे दिए हैं या जलाव घर दे दिए हैं, जहाँ पे लोग अकेले नहीं कर पाते, तो वहां पर इकट्ठे मतलब लकड़ी जला के एक साथ रह सकते हैं, जो है शीतलहर के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ऐसे ही कंबल और चादरों का वितरण वगैरह जो सरकार कर रही है, ये सब हमारे कदम है जो हमें इस आपदा से जूझने में और बचने यानी जो सामाजिक और सामुदायिक जिम्मेदारियां हैं, उनको भी हम सबको समझते हुए, खास तौर पर जो कम संपन्न लोग हैं, जो गरीब तबका है, इस वर्ग की आगे बढ़कर भी सहायता करनी चाहिए, ताकि शीतलहर का मुकाबला ये भी कर सकें। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। सभी मेहमान बने रहे हमारे साथ और आपदा का सामना में हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी, आपके हित में तत्पर एनडीए में। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीए में। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी, आपके हित में तत्पर एनडीए में। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीए में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शीतलहर से मुकाबला करने की। डॉक्टर मोहापात्रा और अन्य विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहापात्रा, एक महत्वपूर्ण बात यह भी आती है कि जब भी हम बात करते हैं कि तमाम ये कदम उठाए जाने चाहिए, मौसम विभाग अपनी ओर से तमाम आंकड़े भी सामने रखता है, कहां तक राज्य सरकारों में भी, क्योंकि आपको इस बात का अच्छा अनुभव होगा,
राज्य सरकारों की ओर से भी तीव्रता पूर्वक इस आंकड़ों को अपनाया जाना, उसके हिसाब से प्रशासन का सक्रियता से काम किया जाना, इसको लेकर भी आप फर्क देखते हैं क्या? गाइडलाइंस बना हुआ है कोल्ड वेव मैनेजमेंट के लिए, और इसके अंतर्गत एक्शन प्लान जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ये भी बन रहा है, कुछ किया है वो कोल्ड एक्शन प्लान, जैसे हीट एक्शन प्लान बना हुआ है, सिमिलर कोल्ड एक्शन प्लान बन रहा है। और इसमें डायरेक्टली ऑल स्टेक होल्डर्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, IMD और जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हेल्थ बॉडीज, पावर सेक्टर, सो मेनी आर इंक्लूडेड। और इसकी वजह से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, और इसको लेकर हम लोगों के पास पहुंचना चाहिए। और लोगों के पास पहुंचने लेके भी कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, जैसे इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड प्रेस इंफॉर्मेशन, देन TV, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस सभी का भागीदारी होता है। इसको लेकर ईच एंड एवरी पर्सन के पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग जो एक्यूरेसी बढ़ा है फोरकास्ट में, इसको देखते हुए इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट शुरू किए हैं। हम सिर्फ ये नहीं बताते हैं कोल्ड वेव होने वाला है, हम आजकल बता रहे हैं कोल्ड वेव होने से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मगर ये जो हम शुरू किए हैं, इसको और आगे लेना है, और आगे लेने के लिए एक डायनामिक इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट सिस्टम डेवलप हो रहा है। इसमें पहला कदम ये है कि हम हमारा सभी इंफॉर्मेशन को अभी GIS प्लेटफॉर्म में दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति उनका एरिया का टेम्परेचर आज क्या है, वो नॉर्मल से कितना घिरा है, कोल्ड वेव हो रहा है कि नहीं, और आगामी आने वाले 5 दिन या 7 दिन में कोल्ड वेव होगा कि नहीं, इसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसको पावर सेक्टर को जुड़े हैं, जैसे 11 kV लाइन है कि 22 kV लाइन है, कौन सा पावर लाइन इसमें इम्पैक्ट हो सकता है। हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर जैसे रेलवे लाइन को जुड़े हैं, नेशनल हाईवे को जुड़े हैं, जिससे पता चलेगा कि कितना हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका हो सकता है, पॉपुलेशन कौन सा इम्पैक्ट हो सकता है, कौन सा सिटी इतना इम्पैक्ट हो सकता है। सो ये जो प्रयास है सब NDMA, IMD, स्टेट गवर्नमेंट मिलकर करते हैं, इससे ना सिर्फ जो लाइफ लॉस तो कम हुआ है और फंडल लॉस को कम हो सकता है, और जो इकोनॉमिक लॉसेस हो रहा है कोल्ड वेव वजह से, इसको हम कम कर पाएंगे। बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप सबसे साझा करते हैं। लेकिन एक और सवाल, क्योंकि इस बार के कोल्ड वेव को लेकर, शीतलहर को लेकर इस बार क्या पूर्वानुमान है? अमूमन ये कहा जाता है कि तेज गर्मी पड़ी है तो सर्दी भी अच्छी होगी, लेकिन शायद ये पुराने वक्त की बात हो गई। इस बार की शीतलहर को लेकर क्या पूर्वानुमान है आपका? इस बार की जो कोल्ड वेव का पूर्वानुमान है, ये जारी होगा 1 दिसंबर को, तो पीरियड होगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और इसको हम फिर अपडेट करेंगे, जैसे मैं बोल रहा था, सीजनल स्केल में, एक्सटेंडेड स्केल में। सो अभी ये पूर्वानुमान जारी नहीं हुआ है, मगर मैं इससे बढ़ के रखूं, इस बार जो ईयर है ये लानिना ईयर है। लानिना ईयर से जो एलिनो का अपोजिट होता है, यानी ईस्टर्न पैसिफिक कोल्डर है और वेस्टर्न पैसिफिक वार्मर है। और लानिना ईयर में यूजुअली नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहता है। कमल किशोर जी, जब भी हम बात करते हैं शीतलहर के प्रभाव की, तो नजर जाती है कम संपन्न लोगों की तरफ। ऐसे में क्या कुछ जागरूकता, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को लेकर कि जागरूक होना चाहिए सबको, कहां तक इस जागरूकता को हम आगे बढ़ा पाते हैं समय पर, ताकि कम जान माल का नुकसान हो सके? जी, आपने सही कहा, ये जन जन की जागरूकता ये बहुत जरूरी है। इस संबंध में NDMA ने जो मार्गनिर्देश राज्यों के लिए जारी किए हैं, उसके साथ साथ आम जनता के लिए भी क्या करें क्या ना करें, इसके ऊपर पिछले 2 साल से काफी तवज्जो दी है। और इसके ऊपर भी आम जनता के लिए क्या, उनके लिए क्या एडवाइस है, उनको क्या सलाह है शीतलहर के संबंध में, ये जारी किया। हिंदी और अंग्रेजी में अनेक राज्यों ने इसको अपनी स्थानीय भाषाओं में भी अनुवादित करके और इसको और डिसेमिनेट किया है, जन जन तक पहुंचाया है। इसके अलावा TV पर भी आज के प्रोग्राम के अलावा हम जो समय समय पे TVC देते हैं, जो जन जन तक ये बात पहुंचाई जाए। ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों की पहचान करें, कम संपन्न लोग या ऐसे लोग जो अपने व्यवसाय की वजह से, जिनका हीट कोल्ड वेव से एक्सपोजर ज्यादा रहता है, जिनको बाहर ज्यादा समय बिताना होता है, और कैसे हम जो अपनी जो जागरूकता बढ़ा रहे हैं, कैसे हम ये टारगेटेड रूप में बढ़ाएं और उन तक ये बात पहुंचाएं और उनको स्पेसिफिक गाइडेंस दें कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसके जो उपाय हैं वो सरल हैं, आज के प्रोग्राम में भी वो दिखाए जा रहे हैं, और इसको समय समय पर रिमाइंड करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन बहुत तेज ठंड पड़ी, 1 दिन थोड़ा धूप निकली, तो फिर लापरवाही शुरू हो जाती है। तो पूरे मौसम अगर हम IMD की फोरकास्ट पर नजर रखें और जो सलाह दी गई है जन जन को, उसका पालन करें, तो हम शीतलहर से होने वाले जान और माल दोनों के नुकसान को कम कर सकेंगे। जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश, आप आम जन को क्या सुझाव देना चाहेंगे? और जो पिछले शीतलहर
पिछले सालों की होके हटी है, उससे भी हम क्या सबक ले पाते हैं? क्या डेटा है जिसको ध्यान में रखते हुए आप ये सुझाव देना चाहेंगे? मैं सुझाव देना चाहूंगा कि सुरक्षा और बचाव के उपायों के अलावा जो हम सबके साथ साझा कर रहे हैं, कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है। क्योंकि शीतलहर के दौरान हमने अक्सर देखा है कि लोग घरों के अंदर खिड़कियां दरवाजे सब बंद करके जैसे अंगीठी जला देते हैं और रात भर उसमें सोते हैं। तो कई बार उससे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे वातावरण में बढ़ जाती है और कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं और कभी कभी इसमें कुछ मौतें भी हो जाती हैं। तो इन तरह की बातों का भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो बीमारियों की बात करी, फसलों की बात करी, इनकी तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। बीमारियां जब होती हैं तो हम शुरू में उसको भी कम कर सकते हैं। जैसे जो डॉक्टर महापात्रा जी ने बताया, हाइपोथर्मिया हो जाता है या कोरोनरी डिजीजेज हो जाती हैं, हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं या अस्थमेटिक डिजीजेज बढ़ जाती हैं। तो और कोल्ड और जैसी छोटी जो आपदाएं हैं, इनमें हम जो गर्म तासीर की वस्तुएं, जैसे मैंने कहा कि अदरक है, लौंग है, तुलसी है, जो हमारे घरों में इर्द गिर्द उपलब्ध है, ये जो उपाय हैं इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इससे पहले कि ये जो बीमारियां हैं गंभीर स्वरूप लें और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो सबसे पहला है कि बच्चे और बुजुर्ग जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है उनका हम पूर्ण ध्यान रखें। वो गर्म वस्त्र तह वाइज पहने। गर्म वस्त्र का मतलब ये मोटा पहने या बड़ा पहने, तह वाइज पहने, उससे ज्यादा बचाव, लेयर्स में ज्यादा बचाव होता है। और दूसरा, कोई भी गीला कपड़ा ना छोड़े। जैसे बच्चों को हम, छोटे बच्चों में पर्टिकुलरली जैसे जो है उनके कपड़े बदलते नहीं है या पेशाब कर देते हैं, गीला हो जाता है, बिस्तर गीला हो जाता है, छोड़ दें तो उसमें उनके बीमार होने की संभावनाएं या शीतलहर के प्रभाव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी। ऐसे ही जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका अगर कोई इस तरह का दिक्कत है जो शीतलहर से संबंधित है, क्योंकि ज्यादातर कैजुअलिटीज आप देखोगे कि शीतलहर और ठंड के समय में हो जाती हैं, क्योंकि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उनको भी हमें उचित व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि वो उनको ज्यादा बाहर ना जाना पड़े, घर के अंदर रहें। और एक लंबे तौर पे मैं सुझाव देना चाहूंगा कि हम लोग जैसे ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट देते हैं, ऐसे हमारे यहाँ एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स का भी कॉन्सेप्ट है। तो जैसे पावर की बात करी, हमारे यहाँ कमी हो जाती है, तो अगर हम एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाते हैं जिसमें इंसुलेशन है, तो अंदर की गर्मी अंदर और बाहर की बाहर रह जाएगी। तो वो भी बहुत उपाय करती है। यानी तमाम ऐसे एहतियाती कदम हैं जो अगर हम सब लोग उठाएं तो मिट्टी के घर और गोबर का इस्तेमाल करते थे। जी जी, तो ये सब आपने बहुत अच्छे कदम बताए हैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश। और जाहिर है कि अपने पारंपरिक खान पान का ख्याल रखें। जैसे कहते हैं ना, बच्चे बुजुर्ग एक समान, तो जब ये एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं तो इसमें बच्चों के साथ बुजुर्ग का भी घर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यानी मिलकर ही हम शीतलहर, इस आपदा का मुकाबला कर सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। और शीतलहर से बचाव को लेकर जो बातें बताई गई हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग उसे गंभीरता से उनका पालन करेंगे ताकि शीतलहर से हम सब सफलतापूर्वक निपट सकें। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।